Good morning, my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Commerce Excellence Hub, where learn accountancy in easy way. आप सभी का स्वागत है मेरे कॉमर्स एक्सेलेंस हब में, जहां आप अकाउंटेंसी कई काफी आसान भाषा और आसान तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्लास 11th के चैप्टर 2 का थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में जो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये दो टॉपिक आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्लियर किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग की जो अवधारणाएं हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, एजम्पशंस हैं, उन्हें क्या कहते हैं और वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, आप जल्दी से जल्दी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, ताकि और जो फ्रेंड्स हैं उन तक ये पहुंच सके। ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज बताने जा रहा हूँ कि कभी भी मान लीजिए आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आपको अकाउंट्स की आसान से आसान लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो आप हमारे इस चैनल को का नाम जो है वो आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हब, यहाँ पर देखिएगा कॉमर्स स्टूडेंट्स एक साथ लिखा हुआ है और हब और इसके बीच में क्या है, गैप है, स्पेस है, एक स्पेस। ठीक है, तो आप ये पूरा एक साथ कॉमर्स स्टूडेंट्स हब ना लिखकर आप क्या करेंगे, लिखेंगे कॉमर्स स्टूडेंट्स एक साथ और हब अलग लिखेंगे। ठीक है, और फिर आप डायरेक्ट हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। जो आज का टॉपिक था हमारा वो क्या था, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब आप कहोगे ये अकाउंटिंग क्या है और सिस्टम क्या है। देखिए, सिस्टम एक तंत्र होता है, ठीक है, जिसके आधार पर चलकर ही कोई काम किया जाता है। जैसे आप अकाउंट से पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं ना, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने के कितने मेथड हैं, 2-3 मेथड है, 4 मेथड है। सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, डिवीजन मेथड हो गया और मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, स्क्वायर। तो वैसे ही अकाउंटिंग को जो हम रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्ड करते हैं उसके भी कुछ सिस्टम है, कुछ मेथड है। सिस्टम को ही मेथड कह सकते हैं हम, ठीक है, तरीका। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग था। तो अकाउंटिंग होता क्या है, पहले ही बताया गया है आपको कि अकाउंटिंग क्या है, कि वह प्रोसेस है जिसमें जो ट्रांजैक्शन होता है मॉनेटरी फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और फिर उसको समराइज और इंटरप्रेट और कम्युनिकेट किया जाता है लोगों तक। तो आप कहोगे ये ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पर फोर्स किया है, किस चीज को आपने नोटिस किया होगा, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो जो इस ट्रांजैक्शन को, जिस बिजनेस में लेन देन को मनी के रूप में मेजर किया जाता है, पैसे के रूप में, उसी का ही इसमें रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि सर आप रिकॉर्डिंग का अकाउंटिंग समझा दिया, अब सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो। ठीक है, रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो। तो काफी सारी चीजें रिसर्च करने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद यह पाया गया कि रिकॉर्डिंग जो है हम दो तरीके से करते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम होता है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। अब कहोगे ये डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं इसको। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम, अभी यहां देखिए डबल एंट्री सिस्टम में क्या कह रहा है, डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट्स which states that every transaction has two effect, every transaction have two effect। ठीक है, जैसे एक होता है रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट और गिविंग ऑफ अ बेनिफिट, मतलब कोई ले रहा है तो जिससे ले रहा है उसका भी रिकॉर्डिंग होता है और जो सामान हम ले रहे हैं उसका भी रिकॉर्डिंग।
ठीक है, समझ में आया? अब जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा, मशीनरी खरीदा, ठीक है। अब मशीनरी आपने कैश में खरीदा होगा तो ठीक है, मशीनरी आया, मशीन का भी रिकॉर्डिंग होता है, और गया क्या, कैश, उसका भी रिकॉर्डिंग किया जाता है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार कहा गया है। तो उन दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें, डबल एंट्री सिस्टम। पर सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, एक ही तरह का इफेक्ट को रिकॉर्ड कर किया जाता है। जैसे जैसे कि सामान है, आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो सामान बेच रहे हैं और बंदा कैश में खरीद रहा है, ठीक है। आप ये रिकॉर्ड नहीं करते हैं कि सामान गया, कैश मिला है, बस वो रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम में यह एक किसी भी तरीके से कंप्लीट सिस्टम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, सिर्फ एक इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है, डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स कह लो या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या एडवांटेज, ठीक है, क्या है। तो कहता है डबल एंट्री सिस्टम जो है एक कंप्लीट सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, दोनों तरीके के इफेक्ट एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने समझाया था आपको कि जो ट्रांजैक्शन है उनके दो इफेक्ट होते हैं, कैसे। अब मान लीजिए वो था मेरा कैश बेसिस पर, अब है आपको क्रेडिट। अगर कोई सामान आप क्रेडिट में बेच रहे हो, तो आप क्या बेच रहे हो इसका भी रिकॉर्डिंग होता है, जैसे मशीन बेच रहे हो और राम को बेच रहे हो, क्रेडिट उधार, ठीक है। तो उधार आप जब बेच रहे हो तो राम की भी एंट्री होगी और मशीन की भी एंट्री होगी कि राम कितने का मशीन लेके गया, ठीक है। या फिर आप अगर किसी से ले रहे हो तो आप जो सामान ले रहे हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, और और जिससे आप ले रहे हो उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी। तो क्या कहता है, डबल एंट्री सिस्टम में कहता है कि आप दोनों तरह के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, दोनों तरह के इफेक्ट को, ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये क्या है, बहुत ही अच्छा है, एक्यूरेट है, ये मोर रिलायबल, इस पर आप ट्रू क्या कर सकते हैं, ट्रू भरोसा कर सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें फ्रॉड और मिस एप्रोप्रिएशन का जो पॉसिबिलिटी होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। ये फायदे भी हैं और इसके कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। Each transaction therefore involve two or more accounts and is recorded at different places in the ledger। तो देखो आप, मैंने बताया ना कि हर ट्रांजेक्शन जो है दो या दो से अधिक अकाउंट को कर सकता है, ठीक है। मतलब एक में ही दो या दो से अधिक लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हो सकता है, दो से अधिक चीजों का भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। पूछोगे कैसे हो सकता है ये चीज, तो देखो कैसे हो सकता है, वो ऐसे सकता है कि ट्रांजैक्शन जो है, जैसे आपने किया, ठीक है, आपने कोई सामान लिया तो आपने उसको कैश में भी ले सकते हैं और क्रेडिट में भी, मतलब आधा दाम आपने पे कर दिया और आधा नहीं किया। तो यहाँ पर क्या क्या गया, कैश भी गया, ठीक है, और उधार भी आपने लिया है, और आप किससे लिया है, तो यहाँ पर कितने अकाउंट हो गए, तीन अकाउंट हो गए ना, कैश के अकाउंट अलग, जिससे आपने उधार लिया उसका अकाउंट अलग, और आप आ, और आप जो सामान ले रहे हो उसका अकाउंट तो अलग बनेगा ही। तो दो से अधिक या फिर दो, कम से कम दो इफेक्ट होते हैं और दो से अधिक भी होते हैं। तो जितने भी इसमें इफेक्ट होंगे, जितने भी इन्वॉल्व होंगे, उन सभी का अलग अलग लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है। इसके बाद आइए, द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्रेडिट। कह रहा है कि सभी डेबिट ट्रांजेक्शन के पास एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी होता है। जैसे मैंने कहा, कैश में आपने मशीनरी लिया, मशीन आया, ठीक है, मशीन आया, तो आपने क्या कर दिया उसको डेबिट, क्योंकि ये रूल है, ये हम पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में आपको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या कहता है कि मशीनरी अकाउंट आपका हो गया डेबिट, ठीक है। अब आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश भी एसेट है और वो जा रहा है। तो जब कैश जाता है, घटता है, तो उसको हम करते हैं क्या, क्रेडिट,
ठीक है। और उसके बाद आपने आधा पैसा दिया है ना, आधा तो बाकी है, तो आपने जिससे जिससे सामान खरीदा उसका भी नाम आएगा, है ना, कि उसको देना है। तो उस वो क्या बन गया हमारे लिए, लायबिलिटी। जैसा कि आपको बताया गया था, एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं, वह एक संपत्ति होता है जिसको हम लंबे समय तक या फिर कुछ समय तक हम उसको यूज करके अपने ऑपरेटिंग फंक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी वह अमाउंट जिसे हमें पे करना है, आज नहीं करना है, कभी और करना है। तो कभी और करना तो है ना, एक लायबिलिटी तो बन गया ना हमारा कि हाँ उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तब हम क्रेडिट करते हैं, क्या करते हैं, क्रेडिट, क्रेडिट, ठीक है। डेबिट कर दिया हमने मशीन, कैश को क्रेडिट, और इसको भी क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर एक कि कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका अगर डेबिट, उसमें अगर डेबिट हुआ है, ठीक है, अगर हम रिकॉर्डिंग में डेबिट करते हैं तो उसका एक, उसके साथ साथ क्या होगा, एक क्रेडिट भी होगा। डेबिट बैलेंस के साथ साथ क्रेडिट बैलेंस भी होगा, ठीक है। इससे यहाँ है ना, वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। और इसमें फायदे हैं, और क्या है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी, मतलब होता है कि आपने जो रिकॉर्ड किया है, मान लीजिए ऊपर आप जब डेबिट में जब अमाउंट अमाउंट डाल रहे थे तो आप कुछ और सोच रहे थे, आपने वहां पर कुछ गलत लिख दिया, ठीक है। और फिर आप होश में आ गए और क्रेडिट बैलेंस में आप सही लिख रहे हैं, और फिर जब मैच कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हाँ यहाँ तो गलत हो गया, मिसमैच हो गया, है ना। तो वहां पर आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि इसमें जो अर्थमेटिक इनएक्यूरेसीज हैं वो हम चेक कर सकते हैं, कैसे, ट्रायल बैलेंस से भी चेक कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है, सिस्टम ऑफ डबल एंट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो डबल एंट्री सिस्टम है उसको हम हर तरह की, छोटे हो या बड़े ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए, इसका फीचर्स तो ये है कि यह एक कंप्लीट सिस्टम नहीं है, ठीक है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करने का कंप्लीट सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, ये दो को नहीं करता है ना। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ कैश, टू इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है। Instead of maintaining all the accounts, only personal accounts and cash books are maintained under this account. क्या कह रहा है, और सब अकाउंट्स को बनाते हुए, मेंटेन करते हुए सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश बुक आर मेंटेन, मतलब कैश बुक और पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम के द्वारा। कैश बुक में क्या होता है, जितना भी कैश से सामान आता है उसका रिकॉर्ड होता है ना। और पर्सनल अकाउंट हमने जितना खर्चा किया उसको रिकॉर्ड करते हैं उसमें। तो दिस सिस्टम इज हाउएवर फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस फर्म एंड इट इज वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। मतलब इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल होता है, और इसको छोटे बिजनेस में यूज किया जाता है, ठीक है। किसमें, छोटे बिजनेस में। क्यों, क्योंकि वहां तो लिमिटेड चीज होता है, तो वहां कोई चीज भूल भी गए तो याद आ सकता है ना। तो उसमें हम कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस में तो डबल एंट्री सिस्टम ही यूज किया जाता है। अब देखिए क्या कहता है, डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम में, कि यह एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं किया जाता है। यूनिफॉर्मिटी मतलब जैसे समान, यूनिफॉर्मिटी एक समान, ठीक है, हर जगह एक ही तरह से सिस्टम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इसमें अलग अलग, फिर अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो यह यूनिफॉर्मिटी ना होने के कारण यह सिस्टम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। फॉर सम ट्रांजेक्शन ओनली वन स्पेशली रिकॉर्डेड, और फॉर अदर्स बोथ द स्पेशल, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन के लिए सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन के एक ही इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और कुछ के लिए दोनों रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इससे हमारा जो ट्रायल बैलेंस अगर हम बनाते हैं तो उससे हमारा जो
एसेट्स और लायबिलिटी, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है अकाउंट्स मेंटेन अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल। अकाउंट जो मेंटेन करते हैं हम इस सिस्टम से वो इनकम्प्लीट होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, इसीलिए इस पर हम भरोसा भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ जो हमारे पास अकाउंट आया है वो सही है, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्या था, सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग में हमने क्या पढ़ा, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम, ये दो ही तरीके का सिस्टम है, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में क्या पढ़ा हमने कि वह दोनों ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करता है, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ एक को रिकॉर्ड करता है या फिर किसी किसी में दो को भी रिकॉर्ड कर लेता है। तो इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम में कहा गया है कि वो परफेक्ट है, ठीक है, उस पर हम बिलीव कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में कहता है कि नहीं, हम इसमें बिलीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किसी किसी ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, किसी के दोनों कर लेता है, तो इसमें हम बिलीव नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है कि ऑनर जो है, अकाउंटेंट अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत ही कम चांस होता है इसमें किसी भी तरह का फ्रॉड का, समझ में आया। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग होता है वो किस बेस पे होता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हुए, किस चीज को, रेवेन्यू ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, मतलब खर्चे और इनकम को देखते हुए अकाउंटिंग को दो ब्रॉड अप्रोचेस में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। पहला कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, ठीक है। पहला है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस क्या है, इस मेथड में एंट्रीज जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं जब कैश रिसीव होता है या फिर कैश पे किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, अंडर द कैश बेसिस एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड एंड नॉट व्हेन द रिसीप्ट और पेमेंट बिकम्स ड्यू। इसके अनुसार, कैश बेसिस के अनुसार कहता है कि जो अमाउंट हमें, जो ट्रांजेक्शन हो गया है, ठीक है, और तभी रिकॉर्ड होगा। तो ये कहता है रिकॉर्ड तब होगा जब कैश मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्रेडिट मतलब कैश ट्रांजेक्शन हो गया, कैश दिया तो रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेंट अगर हम पे कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, रेंट दिसंबर 2014 का है, ठीक है, उसको हम पे कर रहे हैं 2015 में जनवरी को। तो इसका जो पैसे आना है, आया हमारे पास, वो कब आया, 2015 में। तो उसका रिकॉर्डिंग भी कब हुआ, 2015 में। 2014 में उसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, समझ में आया। तो कैश बेसिस क्या कहता है कि जब कैश रिसीव होता है या पे करते हैं तब रिकॉर्ड करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। पर अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट ही कुछ का उल्टा है। वो कहता है कैश मिले या ना मिले, ट्रांजेक्शन अगर हो गया, डीलिंग अगर हो गया, सामान लेकर चला गया, उसका रिकॉर्डिंग कर लेना है। अब या तो वो पैसा दिया होगा, कैश दिया होगा, अगर कैश नहीं दिया है तो वो कुछ कहा होगा कि भाई साहब मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा। तो इस तरीके से वो रिकॉर्ड करेगा, क्या, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट के अनुसार, मतलब एक्रूवल बेसिस के अनुसार करेगा वो, ठीक है, ना कि कैश बेसिस के अनुसार। क्योंकि कैश में तो कह रहा है कि भाई पैसा आएगा तो रिकॉर्ड करो, वरना मत करो, ठीक है। तो आपने देखा अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड हो रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, दोनों में से किसी एक। तो अब हम पढ़ते हैं इसका डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब इसके अंतर क्या है, ठीक है। जैसा कि बताया मैंने कैश बेसिस का डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग मेथड इन विच इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन देयर इज एक्चुअल इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश। मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अक्रूवल बेसिस में कहता है कि कंसेप्ट में अकाउंटिंग मेथड इन विच इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज्ड ऑन मर्सेंटाइल बेसिस। मर्सेंटाइल मतलब बिजनेस, बिजनेस में होता है ना, कभी
कैश में दिया सामान, कभी क्रेडिट में दिया, तो उस बेसिस पर, ठीक है। तो एक्चुअल बेसिस के अनुसार पैसा हुआ, आया या नहीं आया, ट्रांजेक्शन हो गया है, आप रिकॉर्ड करो, ठीक है। कैश बेसिस का जो नेचर है वो क्या है, सिंपल। एक्रूअल बेसिस का कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा इसमें चाहिए क्या, पढ़ा लिखा होना चाहिए अगर आदमी रिकॉर्ड करना है। मेथड, मेथड कैश बेसिस में क्या है कि कंपनीज एक्ट के द्वारा, कंपनीज एक्ट जो लगता है उसमें जो रिकॉग्नाइज किया गया है सिस्टम मेथड, उसका फॉलो इसमें नहीं किया जाता है, पर एक्रूअल बेसिस में किया जाता है, ठीक है। इसको कंपनीज एक्ट के दौरान जैसा उसमें लिखा हुआ है उसी के क्या कहते मेथड पर रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इनकम सिस्टम। क्या है, इनकम सिस्टम। कैश बेसिस में इनकम जो है सब कम दिखेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है जिसमें कैश नहीं मिला हो, ठीक है, पर अक्रूवल बेसिस में करता है। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है कि आपको रिकॉर्ड करना है अगर ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है, पैसा बाद में मिले या अभी मिले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर में होने वाले लॉस हैं या प्रॉफिट है उसको हम पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इनकम है वो ज्यादा शो करता है एज कंपेरेटिवली टू कैश बेसिस, क्योंकि कैश बेसिस में कम होता है, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, आपको याद होगा अगर कंसेप्ट वाला हम बेसिस अकाउंटिंग कंसेप्ट को अगर आपने देखा होगा, अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो उसमें देखा होगा आपने मैचिंग कंसेप्ट एक कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, जिसमें कहता है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब एसेट्स जो है सो कैपिटल भी तरह लायबिलिटीज ही है, ठीक है। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी कह सकते हैं, तो एसेट जो है सो लायबिलिटी के बराबर होगा। दूसरा इसमें यह भी कहा गया है कि जो इनकम है, इनकम जो पैसा है, ठीक है, इनकम जो है उसको कैलकुलेट किया जाता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। अगर लॉस हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तब भी पता चल जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर रेवेन्यू ज्यादा है, पैसा ज्यादा आ रहा है हमारे पास और एक्सपेंस कम हो रहा है तो हमारा फायदा है, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ज्यादा हो रहा है और रेवेन्यू कम हो रहा है और एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनकम को हम कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं किससे, किससे, आपके पास जो आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर करके, ठीक है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, कैश इज रिसीव्ड, रेवेन्यू इज अर्नड, इसमें हम कैसे पहचानेंगे, तो कह रहा है इसमें कैश रिसीव होगा मतलब रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, ठीक है, पैसा आ गया। इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस आप समझ लीजिए, ठीक है। रेवेन्यू का मतलब होता है कि कोई सामान आपने बेचा, पैसा आ गया, ठीक है, तो पैसा का आना ही रेवेन्यू है। इनकम उसको नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम का मतलब होता है कि कुछ फायदा हुआ, ठीक है। अब मान लीजिए आपने सामान बेचा 10,000 का और सामान था 12,000 का, तो 12,000 तो आपने एक्सपेंस किया था, पर 10,000 में आपने बेचा है तो आपको 2,000 का लॉस हो गया। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि ये इनकम है, जी बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रेवेन्यू को कैसे पहचानेंगे, तो रेवेन्यू को पहचानने के लिए कैश बेसिस में कहता है कैश रिसीव होगा, और अक्रूवल बेसिस में कहता है कि रेवेन्यू अर्न किया जाएगा, ठीक है। एक्सपेंस, रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस, इसमें कैश बेसिस में कैश पे करेंगे और एक्रूवल बेसिस में कहता है एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मतलब कितना सही होगा, तो कैश बेसिस में कहता है कि इसमें सही होने का जो चांस है वो कम है, पर इसमें एक्रूवल बेसिस में हाई है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूवल बेसिस। तो प्लीज माय फ्रेंड्स, अगर आप लोग देखे हैं पूरा तो प्लीज जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और दोस्तों को बोलिए जल्दी देखेंगे सारे, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बेसिस थोड़ा सा अवधारणा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। यूज बाय, कैश बेसिस जो है उसको यूज किया जाता है सोल ट्रेडर,
जो अकेला व्यक्ति होता है बेचने वाला सामान, उसके द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, अदर प्रोफेशनल हु रिकॉग्नाइज देयर इनकम व्हेन देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश एंड रिपोर्ट एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट ऑफ द एंटिटी। क्या कह रहा है कि इसमें जो मेथड है इसमें तब रिकॉर्ड किया जाता है सामान को जब कैश आता है और कैश जाता है, ठीक है। तो ये मेथड जो यूज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सोल ट्रेडर्स, कॉन्ट्रैक्टर और बहुत सारे प्रोफेशनल्स के द्वारा, ठीक है। इसके फायदे क्या है? इसके फायदे ये है कि इसमें ज्यादा, तो इसमें क्या है फायदा, क्या है फायदा? ये है कि इसको रिकॉर्ड करने के लिए हाई ज्यादा नॉलेज चाहिए और परफेक्ट नॉलेज चाहिए, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, इसको रिकॉर्ड करने के लिए ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा की बुक कीपिंग, जैसे किताब हम मेंटेन करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं कि पैसा आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लिया, पैसा जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो हल्का सा उसको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए कैश बेसिस का, ठीक है। इसके सबसे फायदे होते हैं, एक्सपेंसेस डिडक्शन आर अलाउड इजीली, उसमें हम आसानी से एक्सपेंसेस को या फिर डिडक्शन जो भी घटाना है बढ़ाना है उसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज, इसके नुकसान क्या है? इसके नुकसान है कि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को नहीं मानता है, ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो नहीं होता है। टाइम लैग इन द अकरेंस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इट्स रिकॉग्निशन, इसमें क्या है? रिकॉग्निशन मतलब पहचानने में कि ये एक्सपेंस जो हुआ है उसमें हमें पैसा मिलेगा या पैसा पे किया है, इसको पहचानने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए ये फायदामंद नहीं है। और इसमें एक्यूरेसी के भी चांस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इन्हीं ऐसे ही कुछ कमियों को देखते हुए कभी भी गैप और आईएफआरएस कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो गैप आपको पता होगा, आईएफआरएस क्या है ये भी पता होगा। गैप क्या है? गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब कि जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको जो यूनिवर्सल जो रूप दिया गया है, मैप दिया गया है, मतलब सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो गैप के अंडर में आता है। फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, मतलब कैसे रिपोर्ट करना है अकाउंटेंसी को, वो इसमें बताया जाता है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। अब है कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल बेसिस, ठीक है। अब लास्ट ही है कंसेप्ट ऑफ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पता है आपको क्या? कि जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको तो रिकॉर्ड करना ही, ठीक है। और जो ट्रांजेक्शन अगर मान लीजिए कैश में हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट में हुआ है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। इस चीज को देखते हुए इन्होंने इनकम जो भी ट्रांजेक्शन है उसको चार भाग में, चार नाम दे दिया, ठीक है। एक नाम दिया अनअर्न्ड इनकम, एक नाम दिया अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब ट्रांजेक्शन होता है या तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंस होगा। तो अनअर्न्ड कहता है कि जो कमाया नहीं है और वो ही पैसा मिल गया है तो उसको भी रिकॉर्ड करना है। अक्रूड में कहता है, अक्रूड में कहता है कि सॉरी, अनअर्न्ड मतलब आपने कमाया नहीं है और पैसा आया, ठीक है, यह भी रिकॉर्ड करेंगे हम। अक्रूड इनकम में कहता है कि आपने काम कर लिया लेकिन आपको पैसा नहीं मिला है, तो वो भी आपका क्या है? अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब पेड इन एडवांस, आपने काम करवाना है, आपने उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो वो हो गया प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। फिर अगला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि कोई सामान आपने लिया और उसका दाम नहीं दिया, उसको बोला बाद में करेंगे, बाद में दे देंगे, तो ये तरह एक्सपेंस है, बाद में पे करना पड़ेगा, तो ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो आपको बता दूं कि इस मेथड में एक्यूरेसी ज्यादा होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, और आपको कैश बेसिस में कम होता है एक्यूरेसी, इसीलिए कम यूज किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, और प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज आप पर्सनल चैटिंग भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जिस तरीके से आप जुड़ना चाहें हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक होगा हमारा जीएसटी होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये दो चीज बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।
है।